क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार 20 साल तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाती रही? वो नेताजी जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश पर कुर्बान कर दिया, आखिर उसी देश की सरकार ने इस महान नेता के परिवार के पीछे जासूस भला क्यों लगा कर रखे थे? क्यों उनके घर के फोन टैप करवाए जा रहे थे, उनके पत्र तक खोले जा रहे थे? यही नहीं, नेताजी के परिवार का कोई शख्स अगर विदेश जाता था तो सरकार उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे एक जासूस भेजा करती थी। आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तारीख 18 अगस्त 1945। ताइहोकू में एक प्लेन क्रैश होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर आती है। इसके ठीक 60 साल बाद यानी साल 2005 में देश की संसद में भारत सरकार के गठित एक आयोग की रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उस दिन ऐसा कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। अब आते हैं साल 2016 में। अब तक सीक्रेट मानी जाने वाली कुछ सरकारी फाइलें सार्वजनिक की जाती हैं। इन दस्तावेजों से चौंकाने वाला खुलासा होता है कि भारत सरकार खुद 1947 से 1968 तक नेताजी के परिवार की जासूसी करवाती रही। सवाल यह है कि भारत सरकार तो नेताजी को 1945 में हुए कथित विमान हादसे में मृत मान रही थी, फिर उनके परिवार की जासूसी क्यों? क्या तत्कालीन सरकार और प्रधानमंत्री नेहरू जानते थे कि नेताजी जीवित हैं? और अगर नेताजी जिंदा थे तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आए? ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये आजाद भारत के सबसे बड़े रहस्य की परतें हैं। चलिए खोलते हैं वो सच जो हर भारतीय को जानना चाहिए। 1956 आजादी के 9 साल बाद बनी शहनवाज कमेटी। अध्यक्ष थे शहनवाज खान, आजाद हिंद फौज के मेजर, नेताजी के साथी और उस वक्त नेहरू सरकार में मंत्री। कमेटी को ताइहुकू के प्लेन क्रैश की जांच करनी थी। भारत, जापान और थाईलैंड में 67 गवाहों से पूछताछ हुई, लेकिन कई गवाह जिन्होंने नेताजी को 1945 के बाद जिंदा देखने का दावा किया, उन तक पहुंचा ही नहीं गया। ताइहुकू, जो उस समय जापान के कब्जे वाला ताइवान था, वहां क्रैश साइट की जांच भी ठीक से नहीं हुई। रूस, जहां नेताजी के होने की अफवाहें थीं, वहां जाने की कोई कोशिश नहीं हुई। और फिर किसी डीएनए टेस्ट या फॉरेंसिक एनालिसिस के बिना ही कमेटी ने कह दिया नेताजी की मौत 1945 में प्लेन क्रैश में हो गई। सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट को फर्जीवाला बताया था। कभी नेताजी के करीब सहयोगी रह चुके और उस वक्त पश्चिम बंगाल से लोकसभा के सांसद समर गुहा ने संसद में पुरजोर तरीके से कहा, यह जांच नहीं, जनता को गुमराह करने की साजिश थी। समर गुहा ने इस संबंध में एक किताब भी लिखी है, नेताजी डेड और अलाइव। ये किताब उनकी डेथ मिस्ट्री से जुड़े कई अहम सवाल खड़े करती है। शहनवाज आयोग की जांच इतनी सतही थी मानो स्कूली बच्चों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो। जाहिर है कि इस रिपोर्ट की खूब आलोचना हुई। काफी हो हल्ले और हंगामे के बाद सरकार ने 1970 में इस मामले की जांच के लिए एक और आयोग गठित कर दिया। इस बार जांच की जिम्मेदारी दी गई पंजाब हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जीडी खोसला को। नाम दिया गया खोसला आयोग, लेकिन ये खोसला आयोग पूरी तरह से खोखला ही निकला। आयोग ने नए सिरे से जांच करने के बजाय ज्यादातर पुराने गवाहों को ही दोहराया और उन्हीं के बयान लिए। और जिन गवाहों का दावा था कि उन्होंने नेताजी को 1945 के बाद जिंदा देखा है, उन्हें अविश्वसनीय कहकर खारिज कर दिया गया। कोई वैज्ञानिक जांच या नए सबूतों की तलाश तो छोड़िए, क्रैश साइट पर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई गई। और खोसला आयोग ने भी वही रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ दी कि नेताजी तो प्लेन क्रैश में मारे गए। जाहिर है कि नेताजी के मामले की निष्पक्ष जांच चाहने वाले इससे कतई संतुष्ट नहीं थे। इसी बीच 1990 के दशक में गुमनामी बाबा चर्चा में आए। कई लोगों का मानना था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं। नेताजी डेथ मिस्ट्री को सुलझाने की मांग एक बार फिर सिर उठाने लगी। इस तरह से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस मसले की जांच की जिम्मेदारी जस्टिस एम.के. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले आयोग को सौंपी। इस बार एक डिटेल और संजीदा पड़ताल करने का लक्ष्य था। इस आयोग ने सच्चाई की खोज में जापान, रूस, ताइवान सहित कई देशों में जाकर पड़ताल की। ये जांच 6 साल तक चली। आयोग रेनकोजी मंदिर, जहां नेताजी की अस्थियां रखी होने का दावा था, वहां तक पहुंचा। उस समय के डॉक्टरों, अफसरों और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की भी छानबीन की गई और फिर 2005 में संसद में रिपोर्ट पेश की गई, जिसके निष्कर्ष थे
ताइहोकू में 18 अगस्त 1945 को कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। रेनकोजी मंदिर की राख नेताजी की नहीं हो सकती। नेताजी की मौत का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन यूपीए सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, वो भी बिना किसी बहस या चर्चा के। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि नेताजी की मृत्यु उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी तो वे कहाँ थे? इस पेचीदा सवाल का सही जवाब तो किसी के पास नहीं है। एक थ्योरी ये है कि नेताजी को रूस में स्टालिन ने नज़रबंद किया था। कुछ का दावा है कि वो गुमनामी बाबा बनकर 1985 तक अयोध्या में रहे। गुमनामी बाबा के कमरे से नेताजी की तस्वीरें, आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज और रेडियो उपकरण जैसी कई चौंकाने वाली चीज़ें मिली थीं। गुमनामी बाबा के दांतों के सैंपल देश की 2 टॉप की लेबॉर्ट्रीज़ को भेजे गए। ये लेबॉर्ट्रीज़ थीं हैदराबाद की CCMB, हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, और CDFD, हैदराबाद सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। CCMB ने कहा सैंपल नेताजी के परिवार से मेल नहीं खाता, लेकिन CDFD की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक नमूने इतने पुराने और ख़राब थे कि कोई निष्कर्ष निकालना संभव ही नहीं। लेखक अनुज धर और अन्य रिसर्चर्स ने भी आरोप लगाया कि सैंपल कलेक्शन और जांच की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। ऐसे में फिर से बेहतर नमूने लेकर दोबारा DNA जांच की मांग उठी, लेकिन सरकार ने इन मांगों को खारिज करते हुए पूरी रिपोर्ट को ही खंडे बस्ते में डाल दिया। न कोई दोबारा DNA टेस्ट हुआ, न कोई नई जांच। ऐसे में ये सवाल अब भी अनसुलझा है कि क्या गुमनामी बाबा वाकई नेताजी थे? चलिए, नेताजी की मृत्यु का रहस्य तो सामने नहीं आ पाया, लेकिन क्या कारण था कि आज़ाद भारत में 1947 से 1968 तक नेताजी के परिवार की जासूसी होती रही? उनके हर खत को खोला गया, हर फोन टैप हुआ और सारी खुफिया रिपोर्ट सीधे देश के सबसे ताकतवर दफ्तर PMO को भेजी गई। नेहरू के बाद की सरकारों ने भी इस जासूसी को जारी रखा। अब सोचिए, अगर नेताजी 1945 में मर चुके थे तो ये जासूसी क्यों? हमारे देश की सरकार देश के एक सच्चे सपूत के परिवार की जासूसी भला क्यों कर रही थी? अगर आपको लगता है कि इतिहास के ऐसे सवालों पर फिर से चर्चा होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, क्या नेताजी रूस में स्टालिन की कैद में थे या फिर गुमनामी बाबा ही असली नेताजी थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और रीड्स फ्रॉम रीड्स को सब्सक्राइब करें, जहां हम वो राज खोलते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे रह गए हैं।